बच्चों अगर देखा जाए तो शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों के बीच में विचारधाराओं को लेकर लड़ाई जरूर थी, चाहे वो समाजवादी हो या फिर पूंजीवादी हो। लेकिन जब हम बात करते हैं शीत युद्ध के अंतिम चरण की, यानी 1980 के दशक के दौरान, आप मान सकते हो जितना धक्का सोवियत संघ जैसे गणराज्यों को मिला उससे ज्यादा किसी और को नहीं, क्योंकि ये वो टाइम था जब सोवियत संघ अपने अंतिम पड़ाव पर था और उसके बाद उसका अंत जो था वो निश्चय हो चुका था। इसलिए एक टर्म्स यूज की गई थी जिसका नाम था शॉक थेरेपी। हालांकि हम यहाँ पे साइंस नहीं पढ़ रहे, पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ रहे हैं। शॉक थेरेपी जैसा शब्द इसमें क्यों यूज किया गया वो आपको इसी चैप्टर में जानने को मिलेगा। और ये जो सिलसिला चला था ना, वो एक सिलसिलेवार तरीके से चला था। सभी चीजों के बारे में काफी अच्छे तरीके से जानेंगे। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल क्विक प्राइम क्लासेस। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो शॉक थेरेपी थी इसका पूरी तरीके से जो संबंध था वो सोवियत संघ के विघटन के साथ ही जुड़ा हुआ था। हुआ क्या क्या था, देखिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद जो पूर्वी संघ के गणराज्य थे वो एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से अब बदल गए थे। अब वो कौन सी व्यवस्था में आ गए थे? लोकतांत्रिक, यानी कि डेमोक्रेटिक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि संघर्ष तो विचारधारा को लेकर था। अब जब सोवियत संघ ही नहीं रहा तो विचारधारा फिर किस बात की? तो इसलिए अब पूरे विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था बन चुकी है, तो उसकी विचारधारा पूरे विश्व भर में कायम होगी। तो ठीक कुछ इस तरीके से हमें यहां पर भी देखने को मिला। मुख्यतः तौर पे इन देशों के द्वारा क्या अपनाया जाने लगा? पूंजीवादी मॉडल। अगर यही सिचुएशन अगर उलट हो जाती कि भैया पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो हार जाती, तो फिर पूरे विश्व भर में क्या होता? वही साम्यवादी विचारधारा जगह जगह फैल जाती। लेकिन हारा कौन? सोवियत संघ हारा। तो मुख्यतः तौर पे जो पूंजीवादी मॉडल अपनाया जा रहा था, मैंने आपको वार्सा पैक्ट के दौरान बता दिया था कि वो देश जो आजाद अपने आप को मांग रहे थे कि भैया हमारे देश में पूंजीवादी मॉडल अपनाना चाहिए, अब हमें स्वतंत्रता चाहिए, हम नहीं चाहते कि हमारे देश में समाजवादी व्यवस्था कायम रहे, अब हमें तो पूंजीवादी चाहिए। इसमें मुख्यतः तौर पर खुद रूस, मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट वाले और पूर्वी यूरोप के देश जिसके ऊपर कंट्रोल था सोवियत संघ का, ये चाह रहे थे, ये मुख्यतः तौर पे थे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनके द्वारा एक मॉडल दिया गया जिसका नाम था शॉक थेरेपी। तो इस शॉक थेरेपी का अगर सिंपल शब्दों में अगर हम अर्थ की बात करें तो सदमा, मतलब कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, है ना, उसको रेमेडीज देना एक तरीके से। तो यही कुछ हुआ था। मतलब बात तो की जा रही थी कि देखो भैया ये जो विश्व बैंक है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है ये इनको कर्ज देगी, ये इनका भला करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था बच्चों। क्योंकि आप मानोगे नहीं कि इनके यहाँ के जो संसाधन थे सोवियत संघ के जितने भी, वो जिनकी कीमत अगर 100 रुपए है ना, तो वो 10-10 रुपए में बिक रहे थे। 10 भी मैंने ज्यादा बोल दिए, जैसे कबाड़ जाता है ना उस रेट में। इसलिए गैराज वाला भी इसके अंदर अभी आने वाला टॉपिक, इन सब चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, हालांकि वहां की मुद्रा रूबल है। हालांकि दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की नीति अलग अलग रही थी। दूसरी दुनिया मैंने आपको बता दिया था पूर्वी यूरोप के देश मुख्यतः तौर पे, जिसके ऊपर जो पूरी तरीके से कंट्रोल था वो सोवियत संघ का था। तो यहाँ पे कहीं धीमी तो कहीं गतिशील थी, लेकिन इनका जो चरित्र था ना वो एक समान ही था। इसके अलावा अब सभी देशों का एक ही लक्ष्य बन गया था कि भैया अब हमें क्या करना है, अब हमें पूंजीवादी मॉडल को अपनाना है। कौन से मॉडल को? पूंजीवादी, कैपिटलिज्म को, ताकि ये जो सोवियत मॉडल है ना उसका नामो निशान तक ना रहे, क्योंकि विचारधारा तो अब खत्म ही हो चुकी है। तो इसीलिए बच्चों एग्जाम टाइम में यह भी पूछा जाता है MCQ क्वेश्चन में कि शॉक थेरेपी की सबसे बड़ी मान्यता क्या थी? तो शॉक थेरेपी की बच्चों सबसे बड़ी मान्यता थी ये जो मिल्कियत है ना उसका सबसे प्रभावी रूप क्या होगा? अब निजी स्वामित्व होगा। इससे पहले सार्वजनिक था ना, तो अब निजी हो जाएगा। मिल्कियत मतलब मैंने आपको बताया था लैंड, यानी कि भूमि। ठीक है, तो कंट्रोल किसका था? समाजवादी व्यवस्था में पूंजीवादी व्यवस्था तो थी नहीं, इसलिए किसका था? जो शासन में बैठे लोग है। किसी भी व्यक्ति को भूमि का एकल अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन अंत होने के बाद जब शॉक थेरेपी की मान्यता यहां पे जाहिर हुई तो यहां पे मिल्कियत को अब किस में बदलने का बात की गई? निजी स्वामित्व में, यानी कि निजीकरण का तेजी से विकास करना जरूरी हो गया था। और जो सोवियत संघ के अंदर सामूहिक फर्म
एक तरीके से चल रहा था, अब उसे भी हटा के निजी फर्म बदल दिया और पूंजीवादी तरीके से वहां पर खेती की जाने लगी। और साथ ही बच्चों इंपॉर्टेंट ये भी आप कह सकते हो कि अब जो व्यवस्था थी वो सिर्फ दो ही जनों के नेतृत्व में रही थी, समाजवाद जो कि काफी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, और पूंजीवाद, यानी कि कोई अन्य तीसरा इसके अंदर कोई रुख नहीं था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके अलावा शॉक थेरेपी से अर्थव्यवस्था पर गहरा असर इतना हुआ कि जो बाहरी रुझान थे वो भी बदल गए। यानी मुख्यतः तौर पे ये हुआ कि ज्यादा से जो ज्यादा व्यापार था ना, अब उसे हासिल करना था ताकि विकास के लक्ष्य को अच्छे तरीके से कायम किया जा सके। इसके लिए बच्चों मुक्त व्यापार, ओपन ट्रेड आने वाले समय में चीन ने भी किया था 1978 में। तो मुक्त व्यापार को पूरी तरीके से अपनाना इन सभी देशों के लिए जरूरी हो गया, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब आप मुक्त व्यापार की नीति को अपना लेते हो ना, तो आपकी जो अर्थव्यवस्था अब वो बंद नहीं रहेगी, यानी कि क्लोज्ड नहीं होगी, यानी कि ओपन हो जाएगी। अपने दरवाजे आपने खोल दिए ताकि दूसरे देश भी आपके देशों में निवेश कर सके, आपसे संबंध बनाया सके, बहुत सारा आपका आयात निर्यात चलता रहे। तो वो एक खुली अर्थव्यवस्था का ही एक उदाहरण होता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे वित्तीय खुलापन, मुद्राओं का परिवर्तन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोवियत संघ के सोवियत गठबंधनों में जो व्यापारिक समझौते थे, यानी कि जो आपसी देशों के अंदर जो एक व्यापारिक समझौते थे, क्योंकि ये सारे तो संघ का हिस्सा थे, है ना, 15 गणराज्य थे और उसके अलावा उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हो गए, तो इनके अंदर जो व्यापारिक समझौते हुआ करते थे ना, उन्हें भी समाप्त कर दिया गया। यानी उनको किसकी ओर लेके गया गया कि ये जितने भी खेमे के देश एक दूसरे से जुड़े ना, अब इनका जो संबंध होगा आपस में ना होकर सीधी पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा जाएगा, क्योंकि पश्चिमी देश क्या करेंगे, इन देशों के अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शुरुआत करेंगे। तो इसलिए इनका जो मुख्य संबंध होगा वो पश्चिमी देशों के साथ जोड़ा जाएगा। और इस तरह बच्चों धीरे धीरे इन देशों का भी क्या करने लग गया, वेस्टर्नाइजेशन, है कि पश्चिमीकरण इसके ऊपर हावी होने लगा, यानी कि इनका दबदबा बढ़ता चले गया। ये सारी चीजें बच्चा शॉक थेरेपी के अंदर हमें देखने को मिली। अब बात आती है कि जब सारी चीजें हुई तो उसके रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि परिणाम क्या क्या निकल के आए। तो एक सिलसिलेवार तरीके से आप इन्हें भी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में समटाइम एक क्वेश्चन बनता है कि शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, और शॉक थेरेपी के किन्हीं 6 या फिर 4 या फिर 2 मुख्य परिणामों की चर्चा कीजिएगा। ये टॉपिक आप देख ही रहे हो, डजंट मैटर कि एग्जाम में 2 नंबर का, 4 नंबर या 6 नंबर का है, आप तो अपनी तैयारी पूरी करके जाना। तो हुआ क्या था कि 1990 में अपनाई गई जो शॉक थेरेपी थी वो जनता को उपभोग के उस आंदोलन तक नहीं लेगी जिसका उसने वादा किया था। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शॉक थेरेपी यानी कि सदमा पहुंचाकर उसका उपचार करना, एक तरीके से सोवियत संघ का विघटन कर दिया, यानी कि उसने सदमा दे दिया। अब उसको कर्ज देके उसको एक विकासात्मक या फिर आप कह सकते हो कि पूंजीवादी मॉडल की तर्ज पे लाया जा रहा था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं था। तो इसलिए जो वादा किया था ना उसके मुताबिक तो कोई चीज हुई नहीं। देखिए क्या क्या हुआ था, शॉक थेरेपी से अर्थव्यवस्था जो थी ना इन देशों की साम्यवादी, वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। इसके अलावा रूस का जो राज्य नियंत्रण औद्योगिक जो ढांचा था, जिसके ऊपर रूस का प्रॉपर तरीके से कंट्रोल रहता था, वो बिखर सा गया। 90 से ज्यादा प्रतिशत जो उद्योग थे ना, अब वो किसके हाथों में दे दिए गए, जो पहले सार्वजनिक होते थे ना, अब वो निजी हाथों में दे दिए गए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था। और साथ ही जो वहां की करेंसी थी, एग्जाम में पूछ लिया जाता है रूस की करेंसी, देखो डॉलर तो सबको पता है कि अमेरिका की डॉलर है, लेकिन रूस की जो करेंसी थी रूबल, उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली थी, ठीक है। इसके अलावा इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल, इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल से क्या अभिप्राय है। तो इसका मतलब यही था कि जब रूस के या इन सभी साम्यवादी देशों के जो उद्योग थे ना, एक तरीके से जिनकी जो एक्चुअल वैल्यू थी उसमें तो ये बिके नहीं थे, बल्कि ऐसे दामों में बिके थे जैसे हम कबाड़ में अपना सामान बेचना चाहते हैं, यानी कि औने पौने दामों में। तो इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गैराज मतलब वही होता है ना, गैराज सेल कहा गया था। हुआ यह था कि आर्थिक ढांचे का पुनर्निर्माण कर चुकी सरकार द्वारा निर्देशित उद्योग नीति की बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, यानी प्रॉपर तरीके से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो कंट्रोल कर रहे थे। कारण यह था कि यह कदम सही उद्योगों के लिए मटियामेट साबित हुआ, और इससे हुआ यह कि जो उद्योगों की कीमत थी अब वो औने पौने दामों में लगाई जाने लगी, यानी जो उनकी एक्चुअल कीमत थी उनसे भी ज्यादा नीचे चलेगी। और अधिकार पत्रों की काले बाजारी भी हमें देखने को मिली। अधिकार पत्र एक तरीके से आप कह सकते हो अटॉर्नी होते हैं। इसमें होता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए, उसके निजी काम करने के लिए
उसको नेतृत्व करता, प्रतिनिधित्व करता, उसका रिप्रेजेंटेटिव करता है। तो ये भी कालाबाजारी कर दी गई क्योंकि लोगों को पैसे की ज्यादा आवश्यकता थी। इसलिए आप कह सकते हो कि जो सामाजिक कल्याण था ना वो बिखर सा गया, टूट सा गया था। और इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, इससे सभी देश प्रभावित हुए, जितने भी साम्यवादी समाजवादी देश थे। जैसे 1999 में जो एक्चुअल जीडीपी थी ना वो 1989 की तुलना में कहीं ज्यादा नीचे आ चुकी थी। यानी कि 1991 में विघटन हुआ, 1991 से सन 2000 तक बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, जिससे कि आप कह सकते हो कि जो सोवियत संघ के जितने भी देश थे वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होते। हर एक देश इसकी चपेट में आया था। इसके परिणामों में मुख्यतः तौर पे एग्जाम में लिखा जाता है कि मंदी तो आ ही गई थी। आप जानते हो आर्थिक संकट पैदा हो गया था, खाद्यान्न संकट था, माफिया वर्ग का उदय ज्यादा हो रहा था, और साथ ही अमीर गरीब के बीच में वर्ग विभाजन भी बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा बच्चों ये सारी चीजें होने के बाद ये जो संघर्ष और तनाव था ये भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पे संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी हुई थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश राज्यों में संघर्ष चल रहे थे, जिस कारण भारी ताकतों का हस्तक्षेप भी बढ़ता चले गया। जब भारी ताकतें किसी देश के अंदर हस्तक्षेप करती है तो यानी कि वो देश किसी दूसरे देश से सहायता ले रहा है ताकि वह इन संघर्षों में, तनावों में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके, किसी दूसरे देशों का सहायता लेके। तो इसलिए ये जो बड़े बड़े देश होते हैं हमेशा हस्तक्षेप करते हैं। अब भारत पाकिस्तान का मसला देख लीजिएगा, हमेशा से विवाद का बना रहता है। इसी कारण जो अमेरिका जैसे, चाइना जैसे देश है वो क्या करते हैं, भारी ताकतें, उनका इन्वॉल्वमेंट भारत पाकिस्तान के रिश्तों में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है, तो चाइना तो पूरी तरीके से ही भारत के अगेंस्ट है, लेकिन वो पाकिस्तान का प्रॉपर साथ देता है। उसी तरह अमेरिका का भी रुख जो है वो सॉफ्ट है, ज्यादा पाकिस्तान के साथ। तो कुछ ऐसी स्थिति बच्चों में यहां पर भी देखने को मिलती थी। उदाहरण के तौर पे देखिएगा और समझ आएगा, रूस के दो इंपॉर्टेंट गणराज्य यानी कि रिपब्लिक्स एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, दागिस्तान और चेचन्य, इसमें हिंसक अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे। उसी तरह एक और देश था जिसका नाम था चेकोस्लोवाकिया, इसका खुद विभाजन हो गया, दो टुकड़ों में बढ़ गया, एक था चेक, दूसरा था स्लोवाकिया। आप जरा गूगल सर्च करना, आपको चेक अलग मिलेगा और स्लोवाकिया अलग, ये दो देश बन चुके हैं ना। इसके अलावा तजाकिस्तान मिडिल ईस्ट का देश है, बड़ा देश माना जाता है, 10 वर्षों तक बच्चों गृह युद्ध में ही रहा, यानी अंदरूनी ही वो अपने आप से लड़ता रहा। गृह युद्ध यानी कि जैसे कि श्रीलंका जैसे देशों में हमें ज्यादा देखने को मिले अपने इतिहास की अगर बात करें तो। इसके अलावा बच्चों अब प्रभावित होने की बात की जाए तो चाहे वो अजरबैजान हो, जॉर्जिया हो, यूक्रेन हो, किर्गिस्तान हो, यहां पर भी कहीं ना कहीं ऐसी ही स्थिति बनी हुई थी। कुछ देश अपने आप को स्वतंत्र बनाने की ओर लड़ रहे थे, तो कुछ देश बंटवारे को लेकर, तो कुछ देश एक दूसरे के प्रांत में मिलने को लेकर। और यही सिलसिला खत्म नहीं हुआ था संघर्ष और तनाव का, देशों के बीच में अब नदी जल विवाद भी शुरू हो रहा था, अस्थिरता एक तरीके से बनती जा रही थी और लोगों का जो आम जीवन था वो तक बेहाल हो चुका था। और रही कई असर 1991 में जहां पे यूगोस्लाविया का विभाजन हो गया। यूगोस्लाविया वही है जहां पे बच्चों गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था। तो यूगोस्लाविया बच्चों एक नहीं, दो नहीं, चार हिस्सों में बटा, चाहे वो बोस्निया हो, हर्जेगोविना हो, या स्लोवेनिया हो, या फिर क्रोएशिया हो। क्रोएशिया से याद आया बच्चों, यूरोपीय संघ का आखिरी सदस्य यही था, है ना। और इसके बाद यूगोस्लाविया की स्थिति को बेहतर करने के लिए नाटो ने भी हस्तक्षेप किया। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अमेरिका द्वारा बनाया गया एक सैन्य संगठन था, और साथ ही वहां पे बमबारी, जातीय संघर्ष जो था वो गृह युद्ध की ओर यूगोस्लाविया को ले गया था। इसीलिए नाटो का वहां पे हस्तक्षेप हमें देखने को मिला। तो ये सारी चीजें बच्चों संघर्ष और तनाव से जुड़ी हुई थी पूर्वी सोवियत संघ के अंदर ही। तो कुछ इस तरीके से आप कह सकते हो कि शॉक थेरेपी जो थी वो कुछ ये इन पड़ावों से गुजर के गई, जिस वजह से आप कह सकते हो कि जो सोवियत संघ था ना वो पूरी तरीके से डाउन लेवल पर आ गया था। और वहीं बात की जाए भारत जैसे देश का क्या असर हुआ था जब सोवियत संघ का एंड हुआ, तो देखिए अक्सर शीत युद्ध के दौरान ये एलिगेशन लगाए जाते थे भारत जैसे देश पे कि भारत का जो रुख है ना वो बेशक क्यों ना तटस्थ हो, मतलब क्योंकि उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया था जिसमें गुटों में शामिल ना होने की बात की गई थी, लेकिन सॉफ्ट साइड के तौर पे वो सोवियत संघ के साथ जरूर था। और कहीं ना कहीं इसका एग्जाम्पल हमें 1971 के जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, पूरा विश्व भारत के सामने था, लेकिन एक ऐसा देश मतलब रशिया, उसने पूरे तरीके से भारत की मदद करी थी उस भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, जबकि चाइना, अमेरिका जैसे देश पाकिस्तान की साइड हो गए थे। लेकिन हमारे ये रूस ने हमारा साथ दिया था, इसलिए अभी रशिया यूक्रेन का जो वॉर था, इसलिए भारत ने अपनी स्थिति को तटस्थ रखा था, है ना।
तो पूर्वी साम्यवादी देश और भारत जैसे कि अगर बात की जाए तो इसका क्या असर हुआ था, तो देखिए भारत ने साम्यवादी देशों के साथ अपने जो संबंध थे वो काफी अच्छे से कायम किए थे। भारत की जो विदेश नीति उसका पहलू जो था वो सोवियत रूस भी था। भारत और रूस के संबंध तो काफी ज्यादा गहरे थे, आज भी ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर हम शुरुआत की बात करें तो इंडियन जो मूवीज है यानी भारतीय जो फिल्में हैं उनके जो एक्टर है, कलाकार है, चाहे वो राज कपूर जी हो या फिर अमिताभ बच्चन जी हो, ये रूस और पूर्वी सोवियत गणराज्यों में घर घर तक जाने जाते थे। मतलब क्रेज था एक तरीके से कि इंडियन मूवी जैसे रिलीज हो वो वहां पे जाके भी रिलीज होती थी, तभी जाके इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती थी। इससे क्या होता है कि देशों के बीच में ना संबंध काफी और अच्छे हो जाते हैं। रूस और भारत का सपना जो था वो दो ध्रुवीयता का ना होके बहुध्रुवीयता का था, ताकि विश्व में कोई एक दो शक्ति कायम ना हो, सभी देशों के पास शक्ति कायम हो। और इन दोनों ही देशों में एक तरीके से बहुत सारी समानताएं थी, जो चाहते थे बहुध्रुवीयता के आधार पे वो सामरिक सुरक्षा का होना जरूरी है, स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए, सह अस्तित्व होना चाहिए और लोकतंत्र में विश्वास होना भी जरूरी है। ये सारी चीजें बच्चों कहीं ना कहीं आपको इनके रिलेशन में देखने को मिलेगी। और 2001 में दोनों ही देशों के बीच में, भारत और रूस के बीच में 80 द्विपक्षीय समझौते भी हुए थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, भारत रूस के बीच में किस वर्ष 80 द्विपक्षीय समझौते हुए, 2001, 2, 3, 4, तो आप सीधा लिख देना 2001, मतलब टिक कर देना। इसके अलावा बच्चों देखिए रशिया के पास ना जो ऑयल की क्वांटिटी है वो काफी अच्छी मात्रा में है और वो बहुत बड़ा निर्यातक भी माना जाता है ना। तो भारत आयातक के तौर पे यानी कि खरीदने के तौर पे काफी अच्छा बाजार के रूप में उसे देखा जाता है, क्योंकि भारत को जरूरत पड़ती है ऑयल की, इसलिए वो बाहर देशों से लेता ही है ना। तो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये दोनों ही मिडिल ईस्ट की कंट्री है, यहाँ पे तेल का आयात बढ़ाने पर भी जोर दिया गया था, क्योंकि भारत को ना रशिया से तेल की आवश्यकता थी, इसलिए इसके संबंध काफी बेहतर रखना भी जरूरी था। और साथ ही रशिया को इससे यह भी फायदा मिला था कि देखो उनको भारत इतने जैसे बड़े देश में तेल बेचने का भी मौका मिल रहा है। और इसके अलावा चाहे वो कश्मीर मसला हो या फिर भारत का परमाणु परीक्षण, उसमें भी बच्चों कहीं ना कहीं जो रूस से वेपन्स हम मंगाते थे, तो कहीं ना कहीं रिलेशन तो और अच्छा होना जरूरी था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बच्चों हमें इन दोनों देशों के बीच में देखने को मिली। तो यही था हमारा आज की इस क्लास में शॉक थेरेपी से संबंधित और पूर्वी साम्यवादी देशों का भारत जैसे देशों के साथ संबंध के तौर पे। होप्स हो कि आपको ये सारी चीजें काफी अच्छे से समझ आ चुकी हैगी। और यही था बच्चों आपके इस चैप्टर के अंदर जो कि हमने पार्ट 1, 2, 3 में कंप्लीट किया। अभी ये चैप्टर अभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि बच्चों कहीं ना कहीं आपके सीबीएसई ने जो न्यू टॉपिक्स ऐड किए हैं, चाहे वो बच्चों जनतांत्रिक हो या फिर अरब स्प्रिंग हो या फिर CIS हो, है ना, इसके बारे में भी हमें कवर अप करना है। ये न्यू एडिट टॉपिक है, तो आपको जो इसके बाद वीडियो देखने को मिलेगी। ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करी तो आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं आपके लिए जो सारी चीजें वो अपडेट करने ही वाला हूं जैसे जैसे हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। और साथ ही नोट्स की किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए फुल चैप्टर हो या क्वेश्चन आंसर हो या कार्टून मैप हो, MCQ हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर CBSE के सैंपल क्वेश्चन पेपर क्यों ना हो, वो सभी आपको यहां पर अवेलेबल मिलेंगे। नॉट ओनली पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, सभी सब्जेक्टों के आपको वहां पे नोट्स जो होंगे वो अवेलेबल हो जाएंगे। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।